यह पार्किंसंस का नियम कहता है हमारे पास जो काम है वो हमारे उपलब्ध समय में फैल जाता है। मतलब कि एक आधा काम करने के लिए मान लो आपके पास 2 दिन ही उपलब्ध है, तो आप उस काम को 2 दिन में फैलाकर करोगे। अगर वही काम करने के लिए आपके पास 8 दिन उपलब्ध है, तो आप उसी काम को इतना फैलाओगे कि 8 दिन आपको लग जाएंगे। तो ये वो लॉ है। तो वो कहते हैं कि वो लॉ हमारे लीगल प्रोफेशन में भी लागू होता है। तो इस लॉ को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं? लेसन्स इन द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, यानी कि थपेड़ों के अनुभव के पाठशाला में पढ़े पाठ। ये है एक चैप्टर हमारे देश के जाने माने वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट फली नरीमन साहब, इन्होंने लिखे किताब में का एक चैप्टर नंबर 5, जो कि खास उन्होंने यंग वकीलों के लिए लिखा है। तो किस अनुभव के थपेड़ों की बात कर रहे हैं फली नरीमन साहब? तो वो उनके दीर्घ वकालत के अनुभव के जो थपेड़े हैं, दीर्घ सालों के अनुभव, उसमें जो उन्होंने सीखा वकालत के बारे में, वो पाठ उन्होंने अपने बायोग्राफी में चैप्टर 5 में ऐड किए, स्पेशली फॉर यंग लॉयर्स। और वो इंग्लिश में है, जो मैं आपके पास हिंदी में पहुंचा रहा हूं। उसी चैप्टर पर बेस्ड इसके पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, और ये उस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हो तो आप देख सकते हैं, वो इसी चैनल पर उपलब्ध है। तो वकीलों के लिए फली नरीमन साहब का अगला पाठ है कि ए लॉयर मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड इन हिज केस। वेल प्रिपेयर्ड यानी कि वो एकदम अच्छी तैयारी से रहना चाहिए केस में, और तैयारी से रहना चाहिए। ये जब वो कहते हैं तो वो एक वाक़या बयां करते हैं, जो कि उस किताब में है दिया हुआ, और वो बहुत पढ़ने लायक है। मैं वो आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक विश्वनाथ शास्त्री नाम के बहुत ही जाने माने वकील थे। एक बार वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने एक केस आर्ग्यू कर रहे थे। यह बात 1960 की है। उस बेंच में 3 जजेस थे। पहले थे जस्टिस पी.बी. गजेंद्र गढ़कर, दूसरे थे जस्टिस के सुब्बा राव, और तीसरे थे जस्टिस बचावत। तो विश्वनाथ शास्त्री साहब ने जब एक पॉइंट बेंच के सामने आर्ग्यू किया, तो जस्टिस बचावत उनको कहने लगे कि जो पॉइंट विश्वनाथ शास्त्री साहब ने आर्ग्यू किया है, उस पॉइंट के बिल्कुल खिलाफ ऑब्जर्वेशंस प्रीवी काउंसिल ने एक केस में किए हुए हैं। उस पर विश्वनाथ शास्त्री साहब का क्या कहना है? तो जवाब में विश्वनाथ शास्त्री साहब ने कहा कि हाँ माय लॉर्ड, ये बात तो सच है, मगर वो प्रीवी काउंसिल का केवल एक ही डिसीजन है, और उस डिसीजन के बारे में हॉल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड में एडवर्स कमेंट किया गया है। और उन्होंने हॉल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड का जो वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम नंबर और वो पेज नंबर भी बताया। जब ऐसा हुआ तो बचावत साहब ने सभी प्रोसीडिंग्स रोक दी, और उन्होंने कहा कि वो प्रीवी काउंसिल का डिसीजन और हॉल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड दोनों लाए जाएं। जब लाइब्रेरी से दोनों किताबें आई तो देखा गया कि प्रीवी काउंसिल की वो केस तो वहाँ थी ही, मगर हॉल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड में भी, मतलब उस वॉल्यूम में उसी जगह पर उसी तरह प्रीवी काउंसिल के डिसीजन के खिलाफ एडवर्स कमेंट्स किए हुए थे। वो बात बिल्कुल सच थी। तो इतने वेल प्रिपेयर्ड विश्वनाथ शास्त्री साहब थे, और वो जस्टिस बचावत भी थे। तो फली नरीमन हमें ये नसीहत देते हैं कि इतनी डेप्थ में हमारी प्रिपरेशन, यानी वकीलों की प्रिपरेशन रहनी चाहिए केस में। अगला पाठ नरीमन साहब हमें बताते हैं पार्किंसंस लॉ के बारे में। वो कहते हैं कि पार्किंसंस लॉ ये हमारे लीगल प्रोफेशन में भी लागू होता है। पहले समझ लेते हैं कि पार्किंसंस लॉ क्या है।
यह पार्किंसंस का नियम कहता है कि हमारे पास जो काम होता है वो हमारे पास जो उपलब्ध समय होता है उसमें फैल जाता है। समझ में आया ना? हमारे पास जो काम है वो हमारे उपलब्ध समय में फैल जाता है। मतलब कि एक आधा काम करने के लिए मान लो आपके पास 2 दिन ही उपलब्ध है, तो आप उस काम को 2 दिन में फैलाकर करोगे। अगर वही काम करने के लिए आपके पास 8 दिन उपलब्ध है, तो आप उसी काम को इतना फैलाओगे कि 8 दिन आपको लग जाएंगे। तो ये वो लॉ है। तो वो कहते हैं कि वो लॉ हमारे लीगल प्रोफेशन में भी लागू होता है। तो इस लॉ को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहते हैं कि हमारे पास जितना कम काम होगा उतना हम दिमाग के इसको कम लगाएंगे। जितना दिमाग कम लगाएंगे उतना अनुभव कम होगा, और जितना अनुभव कम मिलेगा उतना काम आपके पास कम आएगा। इस तरह से ये डाउनवर्ड स्पिरल है। इसके कॉन्ट्ररी, आपके पास ज़्यादा काम है तो आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे, ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहोगे, और उस वजह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो और काम आएगा। इस तरह से अपवर्ड स्पिरल वो होते रहेगा। अब यहाँ वो ये सूचित करना चाहते हैं कि आप ऑक्यूपाइड रहे, लीगल प्रोफेशन में हमेशा ऑक्यूपाइड रहे। यहाँ वो ऑक्यूपाइड रहने का मतलब केवल पेड वर्क यानी पैसे वाला काम इतने ही लिमिटेड मीनिंग में नहीं कह रहे हैं। ऑक्यूपाइड का मतलब है वहाँ आपका दिमाग लगा रहे हैं। मतलब कि मान लो आपके पास केसेस नहीं भी है तो भी आप लाइब्रेरी में बैठे, कोई पॉइंट ढूंढे, कोई रिसर्च करे। अगर वहाँ से आप थोड़ा सा बोर हो गए तो आप कोर्ट रूम में जाकर बैठें, वहाँ पर केसेस देखें, वहाँ पर देखें वकील लोग कैसे आर्ग्यू कर रहे हैं, या फिर किसी सीनियर के केस पर काम करें। इस तरह से आप ऑक्यूपाइड रहे, और जितना ज़्यादा आप ऑक्यूपाइड रहेंगे उतना स्पिरल अपवर्ड रहेगा। आप हमेशा प्रगति करते रहोगे। वो कहते हैं कि सबसे गलत बात अगर वकालत में होगी तो वो ये कि एक फिक्स्ड मॉनिटरी पेमेंट रिसीव करते रहना सीनियर के ऑफिस से। इससे क्या हो जाता है कि आप एश्योर्ड हो जाते हो और दिमाग काम इतना नहीं करता। ऐसे उनको सूचित करना है। तो इस पॉइंट का लेसन क्या है कि आप ऑक्यूपाइड रहे, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें। अगला लेसन, नरीमन साहब हमें बताते हैं कि जब आप कोई केस आर्ग्यू कर रहे हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो पॉइंट आर्ग्यू कर रहे हो उस पॉइंट पर ऑलरेडी डिसाइडेड जो केस है वो कोर्ट के अटेंशन में ला कर देना चाहिए। यह आपका कर्तव्य है, भले ही वो केस आपके खिलाफ क्यों ना हो। केस यानी यहाँ पर केस लॉ की बात हो रही है। तो भले ही वो केस लॉ आपके खिलाफ क्यों ना हो, वो आपके खिलाफ है ये बात आपने कोर्ट के नज़र में ला कर देना चाहिए। हाँ, फिर आप आपका स्किल यूज़ करके वो आपके खिलाफ जो केस है वो कैसे डिस्टिंग्विशेबल है ये कोर्ट को बता सकते हैं। मतलब यहाँ पर नरीमन साहब बात कर रहे हैं ऑनेस्टी की, साथ ही में बात कर रहे हैं टेक्निक ऑफ डिस्टिंक्शन की। तो दोस्तों, टेक्निक ऑफ डिस्टिंक्शन क्या होता है केस लॉ के क्षेत्र में, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। शॉर्ट में बता देता हूं कि टेक्निक ऑफ डिस्टिंक्शन वो होता है जिसमें वकील न्यायालय को ये दिखा सकते हैं कि जो केस लॉ उनके खिलाफ है वो कैसे जो केस वो आर्ग्यू कर रहे हैं उसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक टेक्निक है, वो कैसे इस्तेमाल करना पड़ता है इसका एक अलग पार्ट हो सकता है, उस बारे में हम कभी और बात करेंगे। द पॉइंट इज यू शुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टू द कोर्ट। यू मस्ट पॉइंट आउट इवन एन ओवर रूल्ड केस। अगली बात, नरीमन साहब कहते हैं कि हमेशा आप अपनी केस अंडरस्टेट ही करिए, ओवरस्टेट ना करें। थोड़ा सा समझ लेते हैं। उनका मतलब है कहने का ये कि आप जब भी कोई केस आर्ग्यू करते हैं तो
इस स्टांस से आर्ग्यू ना करें कि आपकी केस बिल्कुल पक्की और अच्छी ही है, सॉलिड है, यानी कि कास्ट आयरन केस है, बिल्कुल जीतने ही वाले हैं आप। इस स्टांस से शुरुआत ना करें। इसका कारण क्या है, वो कारण बताते हैं। जब आप इस तरह से शुरुआत करोगे तो नेचुरल अर्ज होती है जजेस की इस तरह की बात सुनने के बाद कि वो आपको डिस्प्रूव करें, कि वो आपको गलत साबित करने में लग जाएंगे। ऐसे एक साइकोलॉजिकल अर्ज हो जाती है। मान लो कि वकील ने स्टार्ट किया कि माय लॉर्ड, आई हैव अ वेरी सॉलिड केस विच आई एम गोइंग टू सक्सीड इन। ऐसे जब आप बोलोगे तो फिर कोर्ट सोचते सोचते ये कारण ढूंढने लग जाएंगे कि कैसे इसको हम कट डाउन करेंगे टू साइज। कट डाउन टू साइज मीन्स इसको कैसे हम दिखा देंगे कि ये गलत कह रहा है। तो ऐसी अर्ज जजेस के अंदर उत्पन्न ही ना होने दें। आप अपनी केस मॉडेस्टली करें, स्टार्ट करें मॉडेस्टली, नेचुरल वे में स्टार्ट करें। फिर अगले लेसन में नरीमन साहब हमें ईसाप नीति की एक बात बताते हैं। ईसाप नीति ना, जो आपने तो उनकी कहानियाँ पढ़ी ही होंगी बचपन में। तो एक ईसाप नीति की जो कहानी की सिखावनी है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। मतलब कि किसी मुर्गी ने अपने अंडे देने के बाद उसमें से डेफिनेटली इतने चिकन पैदा होंगे ही, इतना ओवर कॉन्फिडेंट कभी ना रहे। क्योंकि क्या है कि कितनी भी अच्छी केस आपकी क्यों ना हो, कई सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि जो आपके फेवर में निकाल देने के लिए कारणीभूत ठहरे। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो बाधा भी बने। वो बताते हैं एक वाकया उनके साथ हुआ। एक केस उन्होंने आर्ग्यू की, जो कि जिनके सामने आर्ग्यू की वो जजेस बिल्कुल कन्विंस्ड हो गए थे। उन्होंने नोट्स भी निकाले थे और वो केस आर्ग्यू करने के बाद ख़त्म हुई और जजेस ने वो केस जजमेंट डिलीवरी के लिए रिज़र्व कर दी। अब जजमेंट डिलीवरी होने ही वाली थी। तो अनफॉर्चुनेटली जिन जजों के बेंच के सामने वो केस लगी थी, उनमें से एक जज जब वॉक कर रहे थे तो वॉक के दरमियान उनका एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटलाइज हुए और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। अब इसके बाद ये केस किसी और बेंच को सौंपी गई। वहाँ पर नरीमन साहब ने वो केस फिर से आर्ग्यू की और न्यायालय को ये भी अवगत कराया कि इस केस में प्रीवियस बेंच पूरी उनके फेवर में थी। तो अगली बेंच के जो माननीय न्यायाधीश द्वय थे, उन्होंने भी ये बात कबूल की कि हाँ, पिछली बेंच ने जो नोट्स निकाले थे उस पर से भी ये स्पष्ट है कि पिछली बेंच अली नरीमन साहब के फेवर में थी और वो शायद फेवरेबल जजमेंट देने वाले थे। मगर अगली बेंच ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया कि अगली बेंच नरीमन साहब के फेवर में नहीं है। वो केस उन्होंने अगली बेंच ने डिसमिस कर दी। तो इस तरह से होता है जीवन में, जो घटनाएं होती है अनसर्टन होती है, वही लीगल प्रोफेशन में भी वो बात लागू होती है। इसलिए ओवर सर्टन ना रहें कि किसी केस में मैं तो जीतूंगा ही, मैं तो पक्का इसमें जीत हासिल करके लाऊंगा ही। इस तरह से मन में ना रखें, इस तरह से क्लाइंट के साथ बातें भी ना करें। भले ही आपको पता हो कि केस कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है, और थोड़ा बहुत आइडिया आप क्लाइंट को दें भी, मतलब ओवर श्योर ना रहें, जिसको वो एक शब्द यूज़ करते हैं, कॉकश्योर। तो डोंट बी कॉकश्योर अबाउट विनिंग अ केस। अगली बात, नरीमन साहब ये नसीहत देते हैं कि कभी भी कोर्ट में आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग, इस तरह से शब्द प्रयोग ना करें। वो अपना खुद का एक अनुभव बताते हैं। उन्होंने अपने करियर के बिगिनिंग में कोर्ट में ये बात कही थी एक केस में। तो वहाँ पर जजेस ने उनको कहा कि मिस्टर नरीमन, आप अपने करियर के बिल्कुल शुरुआत में ही हैं। इस प्रोफेशन में और लाइफ में कई सारी ऐसी बातें होंगी जो आपने अभी तक सुनी नहीं होंगी। जज ने उनको क्या कहा, मिस्टर नरीमन, यू आर स्टिल एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर. In the course of time, you will hear and learn a lot of things that you have not heard before.
तो ये घटना के बाद नरीमन साहब ने निश्चय किया कि इस तरह की फ्रेजियोलॉजी, इस तरह की लैंग्वेज वो कभी भी कोर्ट में नहीं यूज़ करेंगे, और वो कभी भी उन्होंने यूज़ नहीं किया, और वो यंग लॉयर्स को भी यही सलाह देते हैं। अगली सलाह में इसी तरह वो एक और बात अवॉइड करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि कोर्ट रूम में कभी भी ये ना कहे कि योर लॉर्डशिप्स विल बेयर विथ मी, यानी माननीय न्यायमूर्ति मेरे साथ कृपया आप बने रहें, मतलब मेरी बात को कृपया आप समझिए इसको, योर लॉर्डशिप्स विल काइंडली बेयर विथ मी। तो वो बताते हैं कि जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, तब जब भी वो ये बात कोर्ट में कहते थे, जब भी कोर्ट उनको रोकता था किसी बात को लेकर, तो वो कोर्ट को कहते थे कि योर लॉर्डशिप्स विल बेयर विथ मी। तो जजेस माइंड नहीं करते थे। मगर जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए प्रैक्टिस करने के लिए, तब एक बार वो जस्टिस A.N. रे साहब के सामने एक केस आर्ग्यू करते हुए उन्होंने कहा, जब जस्टिस रे ने उनको रोका कोई आर्ग्यूमेंट में, तो नारिमन साहब ने उनको कहा कि माय लॉर्ड विल बेयर विथ मी। तो A.N. रे साहब का प्रतिसाद ये था, तो अब तक हम आपको क्या कर रहे हैं, अब तक तो हम आपको बेयर ही कर रहे हैं मिस्टर नरीमन। तो ये बात सुन के नरीमन साहब ने डिसाइड किया कि नहीं, ये सही नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने इस तरह का शब्द प्रयोग करना बंद कर दिया। तो यही यंग लॉयर ने भी करना चाहिए, इस तरह का शब्द प्रयोग अवॉइड करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि कोर्ट में वकीलों ने, मतलब खास करके यंग वकीलों ने, ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। मतलब कि कोर्ट के साथ जोक्स कर रहे हैं या फ़नी कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, ये सब चीज़ें वकील ने नहीं करना चाहिए। जब तक कि आप एक रेप्यूटेड लॉयर नहीं बन जाते, मतलब कि वो बोलते हैं कि अनलेस एंड अनटिल यू गेन साउंड रेप्यूटेशन एज अ लॉयर, you should not indulge in pleasantries and these kinds of things in the courtroom with the judge. So avoid being over smart. अगली बात यह है कि कभी भी एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट ना करें। एब्सर्ड यानी मूर्खतापूर्ण, मतलब ऐसा पॉइंट जो सुनते ही लगे कि एकदम मूर्खतापूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण लेसन ये है कि कभी भी आपका गुस्सा और वो गुस्से के साथ जो इमोशंस होते हैं वो सब लेकर कोर्ट रूम के अंदर ना जाए। मतलब ये कि आप अपनी केस आर्ग्यू करते वक्त कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, सब कुछ आप बाहर छोड़ दें, क्योंकि कोर्ट रूम एक सैक्रेड स्पेस होती है। ये जो शब्द है ना कोर्ट, ये शब्द के अंदर ही उसका एक गर्भित अर्थ छुपा हुआ है। वो गर्भित अर्थ क्या है? कोर्ट, जहाँ कर्टसी रिक्वायर्ड है। कर्टसी यानी रिस्पेक्टफुलनेस टुवर्ड्स एवरीवन। तो हम उस जगह में हैं जो पवित्र है, जो सैक्रेड है, जो सैक्रोसैंक्ट है, वहाँ गुस्से का कोई काम नहीं होता। तो गुस्सा और अपने सब गुस्से के इमोशंस बाहर छोड़ दें। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उन्होंने जो इंसिडेंट्स कोट किए हैं वो उस किताब में ही पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। अभी इतना जान लीजिए, ये पॉइंट, ये पार्ट वो है कि आपको गुस्सा लेकर कोर्ट रूम में नहीं जाना है, गुस्सा नहीं करना है। अगला पॉइंट, अपने अपोनेंट्स के साथ कभी भी झगड़ा ना करें या उनके साथ नेस्टीली बिहेव ना करें। क्योंकि देखिए, जब आपने लीगल प्रोफेशन, आपका करियर चुना है, तो आपको बार में अपने अपोनेंट्स के साथ रहना होगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। आप अगर उनके साथ झगड़ेंगे तो वो आपके बारे में अच्छा ओपिनियन नहीं रखेंगे। आप अगर उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे तो आपके बारे में हमेशा वो अच्छा ही फील करेंगे, आपको भी उनके बारे में अच्छा फील होगा। इस तरह से कॉर्डियल एटमॉस्फेयर रहेगा, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। तो इस तरह से आप कभी भी अपने अपोनेंट्स के साथ झगड़ा ना करें, उनके साथ कॉर्डियलिटी से रहें। यह है अगला पार्ट। तो इस तरह से केवल कोर्ट के बाहर ही नहीं, तो कोर्ट के अंदर भी आपको अपोनेंट के साथ झगड़ा नहीं करना है। इस बारे में नरीमन साहब एक खुद का
अपना अनुभव बताते हैं, किस्सा बताते हैं। कुछ साल पहले वो थोड़ी सी तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, थोड़े से इरिटेशन फील कर रहे थे और कोर्ट में वो केस आर्ग्यू कर रहे थे। वो अपोज़ कर रहे थे अपने एक काबिल वकील दोस्त को जिनका नाम था किरीट रावल, जो पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हुआ करते थे। तो किरीट रावल साहब ने कोई मुद्दा रखा तो नरीमन साहब ने बहुत नेस्टीली उनको कुछ कमेंट किया, अपोज़ कर दिया। तो जो कोर्ट थे, जो जज साहब थे, ये बोले नरीमन साहब को, मिस्टर नरीमन, वी थिंक दैट इट्स नाउ टाइम फॉर यू टू रिटायर। मतलब अपोनेंट के साथ गलत बिहेव करते बराबर जज ने उनको इस तरह से कह दिया। तो ये तो एक छोटा सा वाक़या हो गया, बट जनरली भी आपको बार में वैसे भी कॉर्डियल रिलेशंस बना के रहना एक्सपेक्टेड है। देखिए, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, हमारा जो बार है ना, वकीलों का बार मतलब एसोसिएशन, और जहाँ हम बैठते हैं उठते हैं वकील लोग, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आई रियली लव माई बार। ये बार में ना हमारा दोस्ताना होता है दूसरे वकीलों के साथ, उठना बैठना, चाय पीना, केस के बारे में डिस्कस करना, और इसके बावजूद जब अपोनेंट्स करके आमने सामने आए तो अपने केस को स्टॉन्चली फाइट करना विदाउट बिटरिंग द रिलेशंस बिटवीन अस। एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है बार, मतलब एक क्लब जैसा है वो। मैं तो हमेशा उसको क्लब की ही उपमा देता हूँ। तो दोस्तों, ज़रूर मनन कीजिए, जो कुछ पाठ आज मैंने आप तक पहुँचाए हैं नरीमन साहब के, उन पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, नोटबुक में लिखिए। ज़रूरत लगी तो इस वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिए, समझिए, अपने जहन में ठीक से बिठाइए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। इतना ज़बरदस्त वैल्यूएबल एडवाइस हमें आज मिल रहा है हमारे देश के जाने माने सीनियर एडवोकेट फली नरीमन साहब इनसे, तो इसका पूरा पूरा फ़ायदा हम लें। और मैं बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ, यहाँ से ज़ाहिर करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ नरीमन साहब को वो कि उन्होंने इतना सुंदर ख़जाना हमारे लिए खोल के रखा है, तो क्यों ना हम उसका पूरा लाभ लें। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो यहीं रोकता हूँ और अगली बातें मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर पसंद आ रही होंगी आपको ये सब बातें, ये सब वीडियोज़, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। Thank you. See you in the next video.